हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता। GKGS स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, हम देख रहे हैं यूथ कंपटीशन की सॉल्व बुक, और जो कि हमारा BPSC एस टेट 1 एंड 2 के लिए है। तो हमने पेज 9 तक देख लिया था, 50 क्वेश्चंस। आज हम 51 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें फ्रेंड। और अगर कुछ त्रुटि नज़र आई तो ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव या फिर हरिदेव? उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो याद रखेंगे, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड? नान्यदेव था। और नान्यदेव कौन था? तो नान्यदेव ये कर्नाटक वंश का संस्थापक था। 1097 से 98 ईस्वी तक था। और वे एक महान योद्धा भी थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाटक वंश का शासनकाल अगर पूछ ले तो 1057 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग भी कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले मिथिला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो मिथिला का स्वर्ण युग कर्नाटक वंश को ही कहते हैं, या उस शासनकाल को ही कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मोती सिंह या फिर श्याम सिंह? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो याद रखेंगे, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक फ्रेंड हरि सिंह था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और हमने फर्स्ट शासक देखा था नान्यदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र के समय ही? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, धर्मशास्त्र के समय ही। क्योंकि धर्मशास्त्र के समय 4 वर्ण थे, और ये 4 वर्णों को भी पूछा जाता है कि कौन सा 4 वर्णों में नहीं है या फिर है। तो याद रखेंगे 4 वर्ण कौन से होते हैं। वो उस वर्ण की बात नहीं होती रही है जो हम वर्णवाला पढ़ते हैं, वो वर्ण अलग हैं। तो 4 वर्ण थे फ्रेंड धर्मशास्त्र के अनुसार: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके अतिरिक्त अन्य जातियों की जो प्रथा रही है, जैसे अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि आविर्भाव अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित और अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के जो शूद्र थे वो अस्पृश्य माने जाते थे। अस्पृश्य का मतलब होता है जिनको छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है। उनको छूने का बहुत भेद विचार हो जाता था। जैसे वो अगर बर्तन वगैरह छू देते थे तो कहते थे ये अब भ्रष्ट हो गया। तो पाणिनि के अनुसार 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख है, एक निर्वसित और एक अनिर्वसित। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको आप याद रखेंगे और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में और राजगृह में? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कश्मीर में, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, शिक्षण कला और दक्षता के लिए भी यूथ कंपटीशन की बुक सॉल्व की गई है, और कुछ कर भी रहे हैं फ्रेंड, कुछ क्लासेस ले रहे हैं। थोड़ा डिले चल रहा है लेकिन क्लासें निरंतर हो रही है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए। और प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड 54 नंबर का, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में फ्रेंड बौद्ध सभा कश्मीर में थी। ऑप्शन 4, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, महाकश्यप थे, संघरक्ष थे या पार्श्ववर्क थे? तो याद रखेंगे महाकश्यप थे फ्रेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो फ्रेंड राजगृह में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राजगीर भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
और ये कूट भी दिया गया है नीचे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए, अच्छा किसका जन्म सॉल्व करना है ये भी देख लीजिए। बुद्ध के जीवन पर 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों ए एवं 1 एम 2 में अंकित है। आप इनका सम्मेलन कीजिए, यह करना है आपको। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था फ्रेंड। तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो 1 का 3 याद रखेंगे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। 2 का 2 ही रहेगा। और अभी तक तो ये 3 ऑप्शन में दिख रहा है दोनों पॉइंट। और प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। और निधन कहाँ पे हुआ था, कुशीनारा में। तो कौन सा ऑप्शन राइट है फ्रेंड, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, क्योंकि यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमाधर स्वामी या पार्श्वनाथ स्वामी को। तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई थी, तो गौतम बुद्ध को हुई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था फ्रेंड, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आपसे प्रश्न बनता है, बोधि वृक्ष जो था, बोधि वृक्ष, बोधिसत्व भी कहते हैं उसे। तो बोधि वृक्ष जो था वो कौन से पीढ़ी का वृक्ष था, तो 5th पीढ़ी का था। ठीक है, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ था, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर हर्ष। तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ था फ्रेंड, कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शती में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या फिर पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वैशाली थी। नेक्स्ट देखिए, और 16 जनपदों में उपलब्ध है महाभारत में, मतलब कहाँ पे ये आपको मिलेगा देखने को 16 जनपद। तो महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, और है नेक्स्ट है छंदोग्य उपनिषद में, या फिर संयुक्त निकाय में। कहाँ पर देखने को मिलता है फ्रेंड, तो याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अंगुत्तर निकाय कहाँ पे है ये। तो 16 जनपदों की जो सूची मिलती है आपको कहाँ पे, अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, या स्थापना का युग क्या है। तो फ्रेंड गुप्त काल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और कुमार गुप्त ने ही इनकी स्थापना भी किया था। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम संस्थापक कौन रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, तो कुमार गुप्त को लगाएंगे आप। और कुमार गुप्त प्रथम नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, और बाद में बुद्धगुप्त तथागत गुप्त बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या फिर रसायन विज्ञान। तो बौद्ध धर्म दर्शन से यह रिलेटेड था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, और पहली बार जो है बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए ये तो प्रसिद्ध था ही, और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पे आया था। और ह्वेनसांग की एक पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, CU की। ठीक है, क्योंकि ये CU की पुस्तक में ही बौद्ध दर्शन के अध्ययन से जो कुछ भी उन्होंने देखा था इसी पुस्तक में समाहित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो राजस्व एकत्रित करने हेतु,
सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो फ्रेंड, सैनिकों की सुगमता के भर्ती हेतु यह व्यवस्था को लागू किया गया था, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, सैनिकों से रिलेट याद रखेंगे आप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन ये है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन है फ्रेंड, कथन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और कारण है महाविहार की राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो इसमें दोनों बातें ही बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ए और बी सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखते हैं, दोनों आर ए सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो फ्रेंड, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जबकि बात दोनों सही है, करेक्ट है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, बात सही है। लेकिन महाविहार को राजकीय प्रशय का मतलब जो सहारा था, सहारा मिलना उनको बंद हो गया था, मतलब जो उन्हें दान दिया जा रहा था वो सब बंद हो गया था। तो देखिए, कारण भी समझ लेते हैं कि नालंदा में प्रख्यात बौद्धपीठ एक विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शती के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं शती के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हुआ। तो दान न मिलने के कारण नहीं हुआ, ठीक है, तो मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप बिहार का पतन हुआ। और बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय को संरक्षण के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। तो मतलब ये भी है कि पहला दूसरा पॉइंट सही है, लेकिन पहला कथन इनका गलत है, क्योंकि इसका पतन जो है 12वीं शताब्दी के अंत तक महाविहार का पतन हो गया था, ये बात सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5वीं शती के मध्य, ठीक है, अस्तित्व में आया था, और अंत तक मतलब अंत नहीं हो गया था, अंत तक मुस्लिम आक्रमण द्वारा पतन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, या ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में, या ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, मगध की राजधानी कौन थी? पाटिलपुत्र थी, वैशाली थी, गिरिव्रज या राजगिरी, या चंपा थी? तो फ्रेंड याद रखेंगे, क्योंकि दिए गए विकल्प में ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन, क्योंकि मगध की राजधानी तो चारों थी, ठीक है, तीनों थी, एक तो पाटिलपुत्र थी, गिरिव्रज भी थी, और वैशाली भी थी। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने के कारण ये प्रश्न बाधित रहा है आंसर इसका। अच्छा, देख लेते हैं क्यों रहा है, क्योंकि पहले समय तो पहली बार राजधानी जब बनी थी तो गिरिव्रज में बनी थी, ठीक है, और बाद में उदयन के द्वारा पाटिलपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। पहला जो वंश था बृहद्रथ था, और इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। तो 3 ऑप्शन इस प्रश्न में सही हैं फ्रेंड, और जिसके कारण ये प्रश्न का उत्तर बाधित रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटिलपुत्र थी, वैशाली थी, या फिर चंपा थी, या अंग थी? उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो इस प्रश्न में भी सेम उपर्युक्त प्रश्न की तरह ही है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि एक से ज़्यादा दिया गया है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश के शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस और वंश ने शासन किया था फ्रेंड? तो मौर्य, शुंग, गुप्त, या फिर कुषाण? तो मौर्य वंश, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी, और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे।
उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, पुंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक या दशशिद्धक, कैवर्त तथा धननंद। याद रखेंगे ये 9 राजा थे। और इसको किस वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना हुई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शुंग वंश। और नंद वंश ने जनता में बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता के विरुद्ध हो गई थी। चारों ओर घृणा, असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था और इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घननंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। और नंद वंश का जब अंत हुआ तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। और नंद वंश की शुरुआत किससे हुई थी फ्रेंड, किसका अंत करने से हुई थी, तो शुंग वंश का। याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भाष, शूद्रक, विशाख दत्त या फिर अश्वघोष। तो मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाख दत्त के ग्रंथ में हुआ है और विशाख दत्त का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो महापद्मनंद, घननंद, शुकल्प या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था फ्रेंड, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, घननंद। नेक्स्ट देखेंगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लकड़ी का। अब आप ये मत सोचिएगा ये तो सिर्फ हिस्ट्री ही चल रहा है, अरे हिस्ट्री के बाद आपका ज्योग्राफी भी आएगा, जीके भी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या शिवाजी ने, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शिवाजी ने। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या फिर कुणाल ने, तो चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये आप जानते हैं। उन्होंने भारत के दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी। और ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुआ। और मात्र एक अशोक थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। आपसे प्रश्न बन सकता था कि मौर्य वंश का कौन सा शासक था जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की, तो अशोक था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख या रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, और अगला प्रश्न ऑप्शन इधर है, या फिर अशोक का सोपारा शिलालेख। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अशोक का गिरनार शिलालेख। अच्छा, गिरनार नहीं होगा इसमें, ऑप्शन सी दिखा रहा है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, गिरनार शिलालेख नहीं होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव भारत में था, ये कहाँ पर दिखाई पड़ता है आपको, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, तो इसको करेक्ट कीजिएगा आप। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग, तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, क्योंकि द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी और श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। ठीक है,
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट, पाली, प्राकृत, पाली, हिंदी या फिर संस्कृत भी है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्राकृत थी। और अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध के समय की जो भाषा थी वो क्या थी, तो वो पाली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं लिखी जाती है? तो ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी या नंदनागरी। तो फ्रेंड, खरोष्टी लिपि को हम दाईं से बाईं, मतलब दाहिने से बाएं, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। कौन सी लिपि को? तो खरोष्टी। अगर आपसे पूछे देवनागरी लिपि को आप कैसे लिखते हैं, जो आपकी लिपि है देवनागरी, इसको कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो इसको बाएं से दाएं लिखते हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य था फ्रेंड, इसमें से कोई नहीं है। तो मूल उद्देश्य इनका था कि अपने और दूसरे सातवें शिलालेख के माध्यम से ये संदेश देना चाहते थे, ठीक है, कि अप शिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे महादये साधवे चा। ठीक है, अर्थात इनके कहने का मतलब था, और इसको भी आप याद रखेंगे, अपा शिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे मादये साधवे चा। अर्थात इसके कहने का मतलब है पाप करना, कम पाप करना, कल्याण करना, दान, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव से में मधुरता, साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश से शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित थी। अतः विकल्प ए होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें के लिए ये अपने संदेश भेजते थे शिलालेख पे लिख के। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, तो मास्की का लघु स्तंभ या रुमनीदेई का स्तंभ या क्वीन स्तंभ या फिर भाभ्रू स्तंभ। तो किसमें स्वयं का मगध का सम्राट बताया अशोक ने? तो फ्रेंड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भाभ्रू स्तंभ। शायद आपने पहली बार सुना हो। ठीक है, भाभ्रू स्तंभ। और आप देख सकते हैं ये 39th बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 1994 का एग्ज़ाम था, जिसमें पूछा गया था प्रश्न, ये बना हुआ है। तो भाभ्रू का मतलब होता है बैराट। तो स्तंभ शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, और यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी होने का प्रमाण बताता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या फिर धर्मकीर्ति। तो चक्रवर्ती तो थे ही, लेकिन ये प्रियदर्शी भी थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, राजनीतिक, धार्मिक या फिर सामाजिक। तो राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, राजनीति से जुड़ा। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई? आर्थिक संबंध या शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, वित्त, देश नीति या फिर धन संचय। तो फ्रेंड, इसमें आर्थिक संबंधी था ना, अर्थशास्त्र से था, तो आर्थिक नहीं होगा, ये राजनीतिक संबंधी था, क्योंकि इसमें राजनीति संबंधी बातें लिखी हुई थी। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये राजनीति संबंध से राजनीतिक पुस्तक थी। नहीं, ये अर्थशास्त्र से थी ना, राजनीतिक नहीं थी। हाँ, तो आर्थिक संबंधी नहीं होगा, क्योंकि ये अर्थशास्त्र से थी। ठीक है, राजनीतिक नहीं थी, ये अर्थशास्त्र से थी। याद था, लेकिन पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन था मुझे लग रहा था मैं गलत बता रही हूँ। तो अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक भी आप याद रखेंगे।
आगे देखिए अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 7। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ठीक है। तो मौर्य समाज या मौर्य वंश के 7 वर्गों का विभाजन किस में था? तो इंडिका पुस्तक में था। और किसकी पुस्तक थी? तो मेगास्थनीज की। नेक्स्ट देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी है? टेसियस, प्लिनी, टॉलमी या स्ट्रेबो या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर, क्योंकि एक से अधिक ने लिखी है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है और यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इस लगभग 60 अलेक्जेंड्रिया नाम के एक नाविक ने इसे भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख है, ठीक है। तो पेरिप्लस इसमें नाम नहीं है, किसने लिखा था? तो कोई नहीं लिखा था, ठीक है। तो एक रोमन थे, उनका नाम तो दिया नहीं गया। हाँ, नाम है उनका एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंडर से आप याद कर सकते हैं, एलेक्जेंड्रिया नाविक। आगे चलते थे अगले प्रश्न की तरफ। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक शिलालेख? तो याद रखेंगे इंडिका। और इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की है, ठीक है, मेगास्थनीज की है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या कनिष्क ने? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, या मेनांडर ने, या बीमा कदफिसेस ने, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बीमा कदफिसेस ने। इन्होंने कुशासर द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना और भारतीय महाद्वीप में उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुषाण शासक बीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय माना जाता है। तो स्वर्ण आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्वर्ण के सिक्के किसके शासन में चलाए गए थे? कुषाण के, ठीक है। आगे चलते हैं, कला गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? किसके समय में फली फूली आपको बताना है? कुषाणों के, गुप्तों के, अकबर के, या फिर मौर्यों के? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुषाणों के। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? अशोक ने, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने, या फिर कालाशोक ने? तो इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी फ्रेंड? तो कनिष्क ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण शासक ने स्थापित की थी। और कहाँ पर की थी? तो ये कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? ये कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुदेव मित्र ने की थी। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में थी? तो कुषाण शासक, ठीक है, कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इतनी बातें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? सातवाहन, कुषाण, या कण्व, या फिर गुप्त? तो फ्रेंड कण्व वंश ने, ठीक है।
ऑप्शन सी, क्योंकि शुंग वंश के अंत के बाद ही कर्ण वंश, अभी हमने देखा इस प्रश्न को, कर्ण वंश का ही राज्य आया, शासन आया। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, राजा खारवेल के नाम से जुड़ा है गिरनार के स्तंभ के लेख के साथ, या फिर जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ, या फिर सारनाथ के लेख के साथ। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो खारवेल की बात हुई है, हाथी गुम्फा लेख के साथ इनका संबंध जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, नगरों में क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, या फिर सातवाहन युग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, गुप्त काल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कल्याण, ताम्रलिप्त, भड़ोच, या कैम्बे, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, या फिर उपज का आधा भाग। तो राजस्व की दर फ्रेंड थी उपज का छठा भाग। ठीक है, तो जो उपज का 6% होता था वो छठा भाग दे देना पड़ता था। ठीक है, राजा को दे देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। आगे देखेंगे, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो पार्थियन की, या हिंद यूनानी लोक की, कुषाण की, या फिर गुप्त की। तो भागवत संप्रदाय में फ्रेंड किसकी देन थी? तो ये गुप्त की थी, जिसका वर्णन है भागवत संप्रदाय में। अगला प्रश्न देखते हैं 101। इनमें से पहली बार किसने यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ये आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का प्रश्न। तो आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, या बारहमिहिर, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने की थी ये? तो बारहमिहिर ने की थी, किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी फ्रेंड। ठीक है, आर्यभट्ट ने ये साबित किया था या व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त होता है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त मतलब दिन और रात होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले 102 नंबर प्रश्न पर। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपना कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो सुश्रुत, या शौमिला, शूद्रक, या फिर शौनक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि औषधि के लिए तो चरक माने जाते हैं ना। तो ऑप्शन ई राइट होगा। देखते हैं व्याख्या। देखिए, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह काशी के रहने वाले थे, इनका जन्म लगभग 60 वर्ष पूर्व माना जाता है। शौनक जो थे, शौनक ये ऋग वेद काल के ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। और शौमिला जो थे ये गुप्तकालीन नाटककार थे, जिन्हें कालिदास के भाष और कवि पुत्र के साथ याद किया जाता है। और इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि अब बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक पत्रक इसका उत्तर ए विकल्प को माना है, चूंकि गुप्त काल प्रारंभ में श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत मान्य काल है। जबकि इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, लेकिन बिहार ने इसको यही माना था। तो आप अगर प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि इनमें से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते हैं, तो फ्रेंड आप ए को लगाएंगे। ठीक है, जबकि इसका आंसर तो ई है करेक्ट, लेकिन आप लगाएंगे ए को, क्योंकि गुप्त काल में सुश्रुत माने जाते थे, थोड़ा बहुत संबंध इनका रहा था। तो आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 110 प्रश्न ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं। 110 प्रश्न हम कंप्लीट कर लिए 2 सेशन में। और अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, या फिर नालंदा। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नालंदा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए उत्पादन
सबसे प्रसिद्ध नगर था वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर कांची। तो याद रखेंगे मथुरा था फ्रेंड। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। कवि बाण का निवासी था। कवि बाण का निवासी नहीं, तो बाण भट्ट ये महाकवि थे फ्रेंड। तो ये कहाँ के निवासी थे पूछा गया। तो पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ये कहाँ के निवासी थे, पाटलिपुत्र के। और पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के। ठीक है, अशोक के याद रखेंगे आप। महा नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, लगभग कब किया था। तो 405 ईस्वी में, 635 में या 637 में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि कब किया था तब, तो इन्होंने किया था 671 से 72 ईस्वी में। और 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसे पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। वह दक्षिणी समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था और 675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा होता हुआ वह चीन को लौट गया था। तो आया कैसे था, आया ये था दक्षिणी समुद्री मार्ग होकर भारत आया था चीनी यात्री इत्सिंग। और कितने लोगों के साथ या ये इच्छा से आया था, तो 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन ये भारत से गया कैसे था, किस रास्ते से गया था, तो सुमात्रा होके ये लौट गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, रामगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या फिर पुष्यगुप्त। तो फिर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कुमारगुप्त। नेक्स्ट देखिए, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा देश से, थाईलैंड से, कंबोडिया या फिर जावा और सुमात्रा से। तो याद रखेंगे जावा और सुमात्रा से। और पाल वंश के शासक कौन थे फ्रेंड, तो ये देवपाल बौद्ध मता अनुयायी था। ठीक है, पाल वंशी शासक कौन था, तो ये देवपाल था। ये कैसा शासक था, तो बौद्ध के मत को मानने वाला था। लेखों में उसने पर सौगत कहा गया है, परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। 5 गांव बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो पाल वंश का शासक कौन था, देवपाल था। बौद्ध धर्म का मता अनुयायी था, याद रखेंगे। और इसे लेखों के अनुसार क्या नाम इसका माना गया, क्या कहा जाता था, तो इसे परम सौगात कहा जाता था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कितने गांव को दान दिया था नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए, तो 5 गांव को दान में दिया था। और 110 प्रश्न, और यह अंतिम प्रश्न है फ्रेंड। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। तो धरणीधर थे या फिर संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि बर्मन देव, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड कौन थे, ऑप्शन सी बलदेव पुत्र थे। ठीक है, तो बालपुत्र देव इन्होंने ऐसा राय दिया था देवपाल से 5 गांव दर्शन देने के लिए, दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। ठीक है, बलपुत्र देव। आगे चलते हैं, तो आगे नहीं, बस यहीं अब विश्राम। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। और आप जान ही रहे हैं शिक्षण कला एवं दक्षता और जीके जीएस 2 क्लासें आपकी हो रही है बीपीएससी के लिए। ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं रहती हैं, 30 मैक्सिमम 35 मिनट की क्लासें रहती हैं। तो आप दोनों क्लासें देखिए। और अगर आप हिंदी परीक्षा देना चाह रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1 एंड 2 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पूरा हिंदी सिलेबस को उसमें कंप्लीट किया गया है
BPSC एस टेट पेपर 1 एंड 2 के लिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।